हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस कोड 213 NIOS के लिए, जो कि चैप्टर फर्स्ट है और क्लास 10th के लिए है, जिसका नाम है प्राचीन विश्व। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कांस्य युग। कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तांबे और रांगे की मिश्र धातु का उपयोग किया। ठीक है, यह समय ताम्रयुग और लोह युग के बीच का था। इस युग में मनुष्य ने शहरी सभ्यताओं में बसना शुरू कर दिया था। इस युग की दूसरी खास बात यह है कि सभी पौराणिक सभ्यताओं को लिपि का भी ज्ञान हो गया था, जो आज के पुरातत्व शास्त्रियों को उस युग से जुड़ी जानकारियां हासिल करने में मदद करती हैं। तो कांस्य युग में क्या था? कांस्य युग वो युग था जिसमें तांबे का और रांगे का दोनों का मिश्रण को यूज़ किया जाता था, मिक्स करके। और ये जो युग था ताम्र युग, यानी जहाँ पर तांबे का युग होता था, और लोह युग जहाँ पर लोहे का यूज़ होता था, इन दोनों के बीच के युग को कांस्य युग कहते हैं। और इस समय में क्या हुआ था? मनुष्य शहरी सभ्यताओं में बसना उन्होंने शुरू कर दिया था लोगों ने। ठीक है, तो और इसमें ही लिपि का भी ज्ञान हो गया था और पुरातत्व शास्त्रियों को उस युग से जुड़ी जानकारियां भी हासिल हो गई हैं। फिर है मेसोपोटामिया। यह आपने जरूर सुना होगा। मेसोपोटामिया मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मेसो और दूसरा पोटामिया। मेसो का अर्थ है मध्य, यानी कि मैसो का अर्थ होता है मध्य, यानी कि बीच में, और पोटामिया का अर्थ होता है नदी। जिसका मतलब हो गया दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो मेसोपोटामिया किसे कहा जाता था? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। फिर है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ। तो मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ पर हो रहा था? नील नदी की घाटी के यहाँ पर हुआ। नील नदी प्राचीन काल में मिस्र के सुख और समृद्धि का कारण रही। मिस्र के राजनीतिक इतिहास की जानकारी 3400 ईसा पूर्व से प्राप्त होती है, यानी कि मिस्र की सभ्यता 3400 ईसा पूर्व पहले थी। फिर है चीनी सभ्यता। प्राचीन चीनी सभ्यता हानहो और चांगजियांग नदियों की घाटियों में विकसित हुई थी। तो इन दोनों नदियों की घाटियों के बीच में विकसित हुई थी चीनी सभ्यता। चीनी लिपि आरंभ में चित्रात्मक थी, यानी कि चित्र के द्वारा इसकी लिपि थी, चित्र के द्वारा शो की जाती थी। धीरे धीरे इसकी स्वयं की वर्णमाला का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे इसकी खुद की अल्फ़ाबेट्स बनना स्टार्ट हो गए। मंगोल जाति के लोगों ने चीनी सभ्यता को जन्म दिया, और तो चीनी सभ्यता को जन्म देने वाले कौन थे? मंगोल जाति के लोग। और विकास में सहयोग दिया। उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर चीन का व्यवस्थित राजनीतिक इतिहास ईसा पूर्व 2852 से फूसी नामक शासक से प्रारंभ होता है। और उसका राजनीतिक इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है? 2852 से फूसी नामक शासक से। चीन के शासकों के राजवंशों में शांग वंश, चाउ वंश, हान वंश, सुई वंश, तांग वंश, शुंग वंश, ये सारे प्रमुख थे। तो चीनी सभ्यता के बारे में आपने जाना। नेक्स्ट है भारत हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। भारत के इतिहास की शुरुआत हुई सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। तो ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व पुरानी है। 5000 साल पुरानी भी। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत चीन के 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यता से भी अधिक उन्नत थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज़्यादा उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। जब 1920 में खुदाई हो रही थी, तब सिंधु घाटी
के अवशेष मिले, तब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन नगरों की भी खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो जनरल जॉन मार्शल ने क्या करा, 1924 में सिंधु घाटी की जब खोज हो गई थी तब नई सभ्यता की उन्होंने घोषणा कर दी। उस समय में हड़प्पा सभ्यता में नगरीय योजना और विन्यास कैसा था? हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। तो हड़प्पा की जो सभ्यता है नगर योजना के लिए फेमस है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ों का यूज़ किया करते थे, नगर बनाया करते थे पूरा। सेकंड है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई और स्थित होते थे, जिसमें अनुमानित उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के नगरों में क्या थे? दुर्ग बने हुए थे नगर से कुछ ऊंचाई पर, जैसे बताया था मैंने, 1-2 मंजिल तक के करीबन घर हुआ करते थे। दुर्ग से नीचे समानते ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिन्हें समानते लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे भी ईंटों से बने घर थे जहाँ पर लोग निवास करते थे, रहते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे समकोण पर काटती थी। इसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता के समय में ग्रिड प्रणाली स्टार्ट हो रखी थी, और ये ग्रिड प्रणाली ऐसी थी जिसके अंदर सड़कों को समकोण पर बनाया जाता था और वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि समान कोण पर। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। अन्न भंडारण का निर्माण किया गया हड़प्पा की सभ्यता में। अर्थव्यवस्था, फिर वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी हड़प्पा की? अनगिनत संख्या में मिले मोहरे, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। यानी कि उस समय में मोहरे मिली है, लिपि, एक समान लिपि मिली है, वजन तोलने के लिए में मापन विधियाँ मिली हैं कि किस तरीके से मापा जाए। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सिप या संग का व्यापार भी करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था उस समय में। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। वस्तु विनिमय प्रणाली वो होती है जिसमें वस्तु को बेचकर वस्तु खरीदी जाती है, जैसे गाय को बेचकर बकरी खरीदी जाएगी, गेहूं को बेचकर चावल खरीदे जाएंगे, तो वो ही वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली और भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित करी थी और प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यवहार होता था। तो ये उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में था हड़प्पा की। उनका धर्म कैसा था? टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। तो हड़प्पाई जो थे, यानी कि हड़प्पा के रहने वाले लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। जैसे मिस्र के लोग नील नदी को पूजते थे, वैसे ही हड़प्पा के लोग पृथ्वी को पूजते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी के मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी ये पूजा किया करते थे हड़प्पा के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित है।
एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया। और इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था और उसे हरा दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कुछ कई तत्व पाए गए जिनमें से सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी, पर बहुत से सबूतों से पता चलता है कि जब आक्रमण किया गया था आर्यों का हड़प्पा पर, तब ये सभ्यता खत्म नहीं हुई थी, फिर भी ये कुछ कुछ बची थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति अन्य जन्य मानते हैं, पर कुछ लोग मानते हैं, पुरातत्वविद कुछ क्या मानते हैं कि आक्रमण से खत्म नहीं हुई सिंधु घाटी सभ्यता, बल्कि प्राकृतिक आपदा आई होगी उन पर। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं। उन्होंने कुछ भी माना है कि प्राकृतिक कारण कुछ भी हो सकते हैं, पर प्राकृतिक कारण से ही सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई है। फिर है नेक्स्ट, लौह युगीन समाज। लौह युग उस युग को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने लोहे का इस्तेमाल किया। तो लौह युग कौन सा था जिसमें मनुष्य ने लोह का यूज करा था? इतिहास में युग पाषाण युग और कांस्य युग के बाद का काल है। और ये कौन से युग के काल का, कौन से काल का बाद है? पाषाण युग के और कांस्य युग के बाद का समय है लौह युग। अब हम पढ़ रहे हैं यूनानी सभ्यता कैसी थी। एथेंस ग्रीक यूनान की सभ्यता को यूरोप की पहली ज्ञात सभ्यता माना जाता है। इतिहासकारों का मत है यूनान के आदि निवासी माओनियम लोगों को पराजित करके उन्हें गुलाम बना दिया गया था। इतिहासकार क्या मानते हैं कि यूनान के आदि निवासियों माओनियम लोगों को हराकर उनको गुलाम बना दिया गया था। उन्होंने अपने मौलिक चिंतन तथा निष्ठा से यूनान की सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण किया। अनुमान है कि यूनान की सभ्यता का जन्म 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। विभिन्न पहाड़ों और खाइयों के कारण प्राचीन यूनान के लोग कभी भी एक संयुक्त राष्ट्र स्थापित नहीं कर पाया। संपूर्ण यूनान देश में कई नगर राज्यों में दो प्रमुख नगर राज्य स्पार्टा और एथेंस थे। आपको याद रखना है कौन से राज्य थे, स्पार्टा और एथेंस। स्पार्टा में सैनिक शासन था और एथेंस में लोकतंत्र था। शेष यूनानी नगर राज्य या तो एथेंस की तरह थे अथवा स्पार्टा का अनुसरण करते थे।